Hello, my lovely students out there. This is ARK representing in RK9. Dear CS professional students, जबरदस्त चैप्टर है रे, रेगुलेटरी एक्शन. जी आई नो दैट वेरी वेल. आरसीडी में ना कोर्स इस बुक के अंदर इस चैप्टर से कंफर्म क्वेश्चन आता है. और पता है मजे की बात क्या है, जब इसको पढ़ेंगे ना बोलेगा बहुत इजी है यार, अरे यार प्रोसीजर बेस्ड है सारा सारा. बट जब क्वेश्चन आता है ना बन के सामने तो बच्चा बोलता बड़े आया कहां से. इसीलिए बार बार कहता हूं कि हर एक चैप्टर के साथ टेस्ट अटेंड करो. अरे भाई कोई इंस्टीट्यूट तुमको ऐसा है जो तुम्हारे पीछे पढ़ रहा हो कि तुम पे टेस्ट भी बताओ, हम तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे. क्यों? ताकि आप वो गलती ना करें. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आप सीख रहे हैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. एग्जाम में थोड़ी ना जाके तुम लास्ट मोमेंट पे लिखोगे वही आंसर तुम पढ़ के आए हो. लिखने की प्रैक्टिस पहले करनी है. ऑलराइट, सो आपका मर्जी है. यहां याद देखिएगा एनआर के 9 के अंदर एडमिशन क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज का कंपलसरी होता है. अपने स्टाफ को सबको बोल रखा है. ऑलराइट, सो आपको अगर ज्वाइन करना है कोई भी स्टूडेंट याद रखिएगा, और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, हाँ जी जो हमारे ऑलरेडी मौजूद स्टूडेंट्स हैं, याद रखना कोई भी स्टूडेंट कोई सा भी टेस्ट मिस मत करो. ऑलराइट, वापस अगर मिस किया, अगर मुझे नॉलेज में आया कि आपने कोई टेस्ट मिस किया है, चिंता मत कीजिएगा, सारे टेस्ट मिस करवा दूंगा, फिर कोई टेस्ट नहीं मिलेगा यहां से. ऑलराइट, याद देखिएगा धमकी नहीं है भाई, तुम्हारा करियर मुझे बनाना है. मैं नहीं चाहता किसी भी हाल में आप लोगों को सेम एग्जाम फिर अटेम्प्ट करना पड़े. सो एक बार पूरी मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे. और मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करना पसंद करता हूं, याद रखना, जो खुद भी चाहते हैं ऑनेस्ट से अपने साथ में मेहनत करने के लिए. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं सेशन. इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना. आई गारंटीड मॉड्यूल से पढ़ेंगे. फिर कह दूं कोई नोट से पढ़ा रहा है ना, और कोई नया बच्चा मुझे देख रहा हो कोई नोट से पढ़ा रहा है, तो ना के नोट्स वालों से पढ़ लो, यहां मत पढ़ो. क्योंकि यहां समझो तुम्हारा सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मॉड्यूल से पढ़ेंगे. हाँ, अब आपको वो एकदम इजी कर दूंगा, ये श्योर कर रहा हूं. आपके लिए मॉड्यूल भी आपके लिए इजी हो जाएगा. हर एक सेक्शन के अंदर गारंटी लेता हूं याद कराने की. ऑफ कोर्स इस सेशन के अंदर भी गारंटी ले रहा हूं, जितना पढ़ाऊंगा आज याद होगा. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए हम बात करेंगे रेगुलेटरी एक्शन का. आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना, सुनो पहले ध्यान समझना. आप लोग जानते हैं ना कि हमारे कंट्री में ना 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. अगर हम लॉ की बात करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं? इंस्पेक्ट ऑफ लॉ, कानून की जब हम बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स देखते हैं. एक हम देखते हैं पार्लियामेंट लेवल पर, शॉर्ट में लिखता हूं, सिर्फ सुनना ध्यान से, ठीक है. पार्लियामेंट लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं लेजिस्लेचर्स. सर ये क्या आप हमको बच्चों वाली बातें बता रहे हो? लेजिस्लेचर्स बच्चों वाली बातें नहीं बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ोगे चैप्टर का अच्छे से? लेजिस्लेचर, ठीक है सर. इनका काम क्या होता है आप जानते हो ना अच्छे से, लॉ फ्रेमिंग का काम इनका होता है. ठीक है, कंट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी बातों को कंसीडर करने के बाद में आप जानते हैं एक बिल पेश किया जाता है, डिबेट होता है, फाइनली दोनों ही हाउसेस से, अपना लोअर हाउसेस से परमिशन लेने के बाद में फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसको सिग्नेचर कर देते हैं एंड अनाउंस कर देता है ऑफिशियल गैजेट के अंदर, तब सर लॉ बन जाता है. अच्छा ठीक है सर, ठीक है. सो मतलब यहां एक अथॉरिटी जो है लेजिस्लेचर, जो लॉ फ्रेम का काम कर रहे हैं. ऑलराइट, अब ध्यान सुनना, यहीं से इंपॉर्टेंट बात आती है. दूसरी बॉडी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोल लीजिएगा, या उसे एग्जीक्यूटिव बॉडी कह लीजिएगा. इन सर्टेन केसेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कहा जाता है. मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सुनना ध्यान से. जो लॉ बन गया है ना, ये जो लॉ लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है ना, इसकी एग्जीक्यूशन भी तो करवानी है. द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज, और अगर कहा जाए चैलेंजिंग टास्क, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ. बात समझो, लॉ बना तो लिया, लेकिन उसको कोई मानता ही नहीं है तो फायदा क्या होगा? आपके मॉड्यूल में बहुत अच्छी बात लिखी थी कि अगर कोई टाइगर है और टाइगर के तीस नहीं है, जी हाँ, तो कोई इससे डरेगा? आपने लॉ बना दिया, लेकिन अगर लॉ बनाने के बाद में एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ध्यान सुनना, एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो उसको अप्लाई करती हैं, एग्जीक्यूट करवाती हैं इन आवर कंट्री, और अगर इनको ध्यान सुनना, इनको अगर कोई पावर ही नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल इनको अगर पावर ही नहीं होगी किस चीज की? रेगुलेटरी एक्शंस लेने की. वापस सुनना, रेगुलेटरी एक्शंस लेने की. तो ये तो वही बात हो गई ना, टाइगर तो है लेकिन बेचारे के
टीथ्स नहीं है तो कौन डरेगा उस टाइगर से? दैट इज द पॉइंट। क्या कह रहा हूं, ध्यान सुना वापस। लेजिस्लेचर ने लॉ फ्रेम कर दिया, एग्जीक्यूटिव बॉडीज उसे एनफोर्स करवा रही हैं इन आर कंट्री की, ठीक है भैया लॉ के साथ कंप्लायंस करो, लॉ के साथ कंप्लायंस करो। पर कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? इफ दे हैव नो पावर टू टेक एक्शन। सो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि इन रेगुलेटरी बॉडीज को किस तरह से पावर, जी हाँ, डेलीगेट किया हुआ है थ्रू द एक्ट। क्योंकि ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, जब हम लेजिस्लेचर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली जो फोकस रहेगा कॉर्पोरेट लॉज की तरफ रहेगा। मेरे साथ बोलो, कॉर्पोरेट लॉज की तरफ रहेगा। कॉर्पोरेट लॉज आई होप जानते हो ना। और अगर इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हम बहुत ध्यान से समझ सकते हैं सर क्या क्या हो सकता है। ध्यान सुनते जाओ, जैसे कंपनीज एक्ट, ठीक है, ध्यान तो सुनते जाइएगा। सेबी के बारे में बात करेंगे, सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ की बात करेंगे, आरबीआई के एक्शंस की बात करेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बारे में बात करेंगे, लेबर लॉज के बारे में बात करेंगे। मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ। लेकिन अभी यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब इन सारे, ध्यान सुना, लेजिस्लेचर्स ने लॉस फ्रेम किए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अज्यूम करो फटाफट से माइंड में एक बार, लेजिस्लेचर्स ने कंपनीज एक्ट बनाया, कंपनीज एक्ट बन के सामने आया, उसके थ्रू इसकी एग्जीक्यूशन करवाएंगे। एग्जीक्यूशन करवाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान सुना, एग्जीक्यूशन करवाने के लिए क्या करेंगे, वो पावर देंगे किसको, एग्जीक्यूटिव बॉडीज को। अब ध्यान सुनो, अगर हम बात करें किसकी, कंपनीज एक्ट के अंदर, तो एग्जीक्यूटिव्स कौन होंगी? अगर ध्यान से कहूं, ध्यान सुनना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एग्जीक्यूशन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन केस ऑफ अ कंपनीज एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलो ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर इसके अंदर अलग अलग पावर्स डेलीगेट है, आरओसी को, आरडी को। फिर हम जब बोलते हैं इन केसेस, एमसीए खुद ही बेचारा, मतलब जहां हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सर्टेन केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको डेलीगेट की हुई है, रिजल्ट डायरेक्टर को। उम्मीद कर रहा हूं बातें पकड़ में आ रहा होगा। समझना, जितना समझोगे उतना इजी होगा, ठीक है। ऑलराइट सर, तो अब ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या करेगा, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को इंश्योर करेगा कि कंपनीज इफेक्टिवली कंप्लायंस कर रही हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिएगा कि कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न क्या टाइमली फाइल कर रही नहीं कर रहा, क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली फाइल कर रहा है नहीं कर रहा, या कोई इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस हैं। तो इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस, अरे भाई मान के चलिएगा कंपनी ना मर्जर अमालगमेशन कर रहा है, उससे पहले बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन तो तुमने दिया ही नहीं, हम लोगों को बताया नहीं, रिजल्ट बताया नहीं, तो ये क्या है, इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। तो क्या ऐसे केसेस के अंदर कंपनी कंप्लायंसेस कर रहा है नहीं कर रहा? और सावधान सुनना, अगर नहीं कर रहा है तो करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? रेगुलेटरी एक्शन। बोलो मेरे साथ, रेगुलेटरी एक्शन थ्रू। ध्यान से पकड़ में आ रहा है? अच्छा, एक बात है ना, नॉलेज के लिए यहां ऐड कर रहा हूं, अभी उसका डायरेक्टली लेना देना नहीं इस बात से, लेकिन बता रहा हूं नॉलेज के लिए। तो पहला पिलर आपको समझ में आ गया, लेजिस्लेचर्स। दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो उसको एग्जीक्यूट करवाती हैं लॉस को, ठीक है। एंड तीसरी जो होती है आप जानते होंगे, जुडिशरी का काम क्या है आप जानते हो अच्छे से, कि अगर लेजिस्लेचर्स कोई भी लॉ बना रहा है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज का, एग्जीक्यूटिव बॉडीज का, मिनिस्ट्रीज का एक्शन जो है वो इनवैलिड है, तो जुडिशरी इंटरफेयर करेगा। बात पकड़ में आ रहा है? ऐसा हम लोग थर्ड पिलर होता है हमारा। बात पकड़ में आ रहा है? अब ध्यान सुनो आगे का बात। सर आपने ये तो कह दिया कि रेगुलेटरी एक्शन ले सकते हैं, पर रेगुलेटरी एक्शन का मीनिंग क्या है? ध्यान सुनना, पूरा मॉड्यूल से याद करवा के छोड़ूंगा, ट्रस्ट मी। पहले एक बार कॉन्सेप्ट अगर तुम पकड़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक बात बहुत ध्यान समझो, हम इन सब एस्पेक्ट्स को ना जब बोलते हैं रेगुलेटरी एक्शन, तो यहां पर रेगुलेटरी एक्शन का मतलब है कि एक प्रोसीजर है। मतलब एक्शन कैसे ले लेगा, कोई मारपिटाई होने वाली है? अरे नहीं रे, मतलब एक प्रोसीजर है। रेगुलेटरी एक्शन का प्रोसीजर क्या कहता है, ऐसे केसेस में इंस्पेक्शन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, और in certain cases inquiry. What's working? It's not working. Inquiry.
इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। अब अगर ध्यान से अगर बात सुनना मेरी, अगर ये आज जो हम टॉपिक समझने वाले हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर कंपनी से अगर हम देखें तो हमारे सामने क्या बात निकल के आएगा, आरओसीज को कुछ पावर दिया हुआ है, आरडी को दिया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कंसर्न डिपार्टमेंट, डिपेंड्स ऑन द केस। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान सुनना, जब हम इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का बात करेंगे, सर आज वो ही सीखेंगे, तो सेक्शन 206 से 229 ऑफ कंपनीज एक्ट इसी सब के बारे में बात करेगा। किसका? इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। अब क्या होता है ना, मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है, बट याद रखिएगा मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। उनको पर्सनली मैं ऑफकोर्स मैं या स्टाफ के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाता है कि वो कहां गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ है। कुछ स्टूडेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सीआरपीसी सीपीसी पे अच्छा नहीं था, तो उन्हें कई जगह प्रोसीजर नहीं पता, ठीक है। अब जब वो यहाँ चैप्टर को पढ़ता है तो गलती क्या कर देता है, कई बार वो प्लेन रीडिंग करता है फटाफट से। ऐसा नहीं करना है, लॉ कोई प्लेन रीडिंग नहीं है, बात समझेगा। जहां उसके टेक्निकल एस्पेक्ट समझने जरूरी है वहां उसे ढंग से देखना जरूरी है। इसलिए दो तीन बातें ध्यान से रखेगा। जब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है, तो तीनों एक ही प्रोसेस में आने वाले, बात समझना, तीनों एक ही प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बट जब हम रेगुलेटरी एक्शन की बात करते हैं तो ये तीनों सेपरेट एक्शन है। सर ये तो हमको पता है, कईयों को नहीं पता था। अभी क्या जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का कॉपी चेक किया था, बताए थे उसके अंदर, तो जैसे मैं बता रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स को आए हो वो समझ गए होंगे, समझ रहे हो। तो यहां पर ये तीनों डिफरेंट एक्शंस हैं। जब हम बोलते हैं ना इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब कि कोई ऐसी प्री कंडीशन नहीं होती है इसके लिए, समझना। आरओसी, आरडी, आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऐसी प्री कंडीशंस नहीं होती है कि पहले वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी इंस्पेक्शन करेगा, नहीं। आरओसी को लगता है कि कंपनी के अफेयर्स में उसको कुछ डाउट है, तो अपने डाउट क्लियरेंस के लिए कंपनी को बोलेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन, मुझे एक डॉक्यूमेंट या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड या बुक ऑफ अकाउंट्स या कोई पेपर, ये मुझे आप फर्निश करो। और या वो कहेगा कि भाई आप अब इसकी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की हमको एक्सप्लेनेशन दो। आपने वो एक्सप्लेनेशन दे दिया, अभी एग्जांपल सब बताऊंगा, और याद रखना पूरे सेशन के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूंगा, रियल एग्जांपल्स। सो अब आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आरओसी ने देखा कि वो इंफॉर्मेशन अगर इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है, या आप वो इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते हो, तब इंस्पेक्शन का अगला स्टेप जा सकता है इन्वेस्टिगेशन पर। और इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर पता लग गया कि देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस व्हिच शोज दैट कि भैया कंपनी जो है ना ये क्या कर रही है, अनफेयर प्रैक्टिस कर रही है, मेलाफाइड प्रैक्टिसेस कर रही है, फ्रॉड करना चाह रही है, ऐसा केसेस में अगर शो हो गया तो वो रीजन रिकॉर्डिंग राइटिंग लिखकर क्या करेगा, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा मेरी ये रिपोर्ट है सर, अब आप इस पे कंसीडर करें, इस पे एक्शन लें। एंड इन सर्टेन केसेस हम क्या करते हैं, ये मैटर जाता है फिर स्पेशल कोर्ट, सब सिखाऊंगा, ठीक है। स्पेशल कोर्ट जाता है, स्पेशल कोर्ट जाने के बाद में, और मैं आपको बता दूं अपना रियल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कोर्ट्स का, ऑलराइट। सो समझेगा, जब ये मैटर, अरे मेरा केस नहीं है, समझना, स्पेशल कोर्ट जब मैटर जाता है तो स्पेशल कोर्ट जाने के बाद में स्पेशल कोर्ट क्या करता है कि भाई वो रिपोर्ट देखेगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखेगा और बोलेगा अच्छा, और लगता है कि यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी डिमांड है किसी की इंक्वायरी की, तो फर्दर ऑर्डर आएगा इंक्वायरी का, फिर इंक्वायरी करा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम समझाऊंगा। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 206 से 229 तक जो है हम लोग इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी तक जाएंगे। बात पकड़ में आ रहा है? तो ये बेसिक पहले बात पकड़ में आया, बेसिक पकड़ में आया। आओ अब मॉड्यूल में चलते हैं और सीखते हैं कुछ। सर इतने सारे सेक्शन, आई प्रॉमिस टू यू तुम टिप्स पे याद होंगे, लेकिन तुम सेक्शन के रट्टे के चक्कर मत पड़ना, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते चलो मेरे साथ में, ठीक है। कुछ क्लासेस में तो मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे हम लोग केस के फॉर्म में जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले मॉड्यूल से पढ़ेंगे। जो अपना मॉड्यूल से नहीं पढ़ रहे हैं कृपया करके इस क्लास को अटेंड ना करें, ठीक है। मुझे आप लोगों को आपके साथ चीट नहीं करना है, मेरे को आपको वो क्वालिटी देना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको रियलिटी बतानी है, क्योंकि आप समझेगा पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आईसीएसआई का मॉड्यूल ही क्यों रेफर कर रहा हूं, उसका रीजन है वो एकेडमिक पार्ट से जो चीजें कवर कर रहे हैं वही आपके एग्जाम के लिए है। तो मैं शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर दूं अलग से और आपको आधा आधा बात बताऊं नहीं,
थॉरो रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। आइए, इंट्रोडक्शन कहता है दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग अ लॉ। ठीक है, टास्क ऑफ एनफोर्सिंग अ लॉ इज द रियल चैलेंज। अभी क्या प्रॉब्लम है, लॉ बनाना ठीक है, टेक्स टाइम। आप जानते हैं ना, कंपनीज एक्ट ये की बात करें अमेंडमेंट्स को लेके 1956, उसके बाद 2013, आई होप पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ ही रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आप देखेंगे एनसीएलटी के रेगुलेशंस को, एनसीएलटी को भी इंट्रोड्यूस करते 10 साल लग गए थे। एनसीएलटी का कॉन्सेप्ट कब रखा गया, उसके 10 साल बाद तो एनसीएलटी इंट्रोड्यूस हुआ। तो टाइम लगता है, एफर्ट्स है, ठीक है, और कुछ हमारे पॉलिटिकल इश्यूज भी रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी एग्जीक्यूशन फॉर मेकिंग मेकिंग अथॉरिटी। Without enforcement of law, there will be a lesser compliance of law. Of course, अगर enforcement नहीं होगा तो किसको परवाह है कि एनुअल रिटर्न फाइल करने, किसको परवाह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने, किसको परवाह है इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस करने, किसी को परवाह नहीं होगी। क्यों करें भाई, क्यों परेशान करें? कंपनी का तो स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट जो है वो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। काहे का आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत, काहे का आपको कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉस्ट बचेगी, प्रॉफिट बनाओ और घपला करो। बात पकड़ में आ रहा है? क्या हो रहा है? A law without regulatory or penal power is a toothless tiger। ठीक है, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। Regulatory action ensures proper compliance of law। Regulatory action का मतलब ही क्या है, ताकि आपको डर बना रहता है। देखो समझो, एक्शन लेने का पावर दिया है, मैं आगे समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। एक्शन लेने का पावर दिया है, क्यों दिया है? ताकि लोग उस लॉ के साथ अबाइड करें, ऑबे करें, डिसऑबे नहीं, ऑबे करें। Now, a check on performance and compliance of various applicable laws are generally exercised by the scrutiny of any document filed by a company with the registrar of companies, any other regulatory authorities, which is empowered to call for information, explanation with respect to any matter to which the documents or to any information purport to relate। आप जानते हैं, आप एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली है, a check on performance and compliance of various applicable laws are generally exercised by the scrutiny on any documents। किसी भी डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करने के लिए क्या होगा, आरओसी को या अदर जो रेगुलेटर्स अथॉरिटीज हैं उनको कंपनीज देखते हैं या उनके कंसर्न एक्ट्स ने ये अथॉरिटी दी है कि वो क्या कर सकते हैं, दे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, दे डिमांड एक्सप्लेनेशन, और वो उसके बेसिस पर अपना ओपिनियन ड्रॉ करते हैं। कौन? जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं। The object of inspection is not only to keep a watch on the performance of companies, but also to evaluate the level of efficiency in the conduct of the companies. Level of efficiency in the conduct. Level of efficiency word use कर रहे हैं। यहां पर ये नहीं है कि सिर्फ ध्यान रखने का टाइम है, ध्यान समझना। आप इन्फोसिस का एग्जांपल जब माइंड में आता है तो क्या लगता है, ऐसी कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज को स्ट्रिक्टली कहती है लॉस हो जाए तो हो जाए, लेकिन नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। किसी को किसी भी तरह की रिश्वत नहीं खिलाओगे, भले ही चाहे उसके लिए, आपने पढ़ा हुआ एक केस भी था, कस्टम क्लियरेंस के लिए कस्टम ऑफिसर, जी हाँ, एक अच्छा खासा डिमांड कर रहा था पैसे का, और नान मूर्ति के मैनेजर ने जब ये बताया तो उस केस में भी क्या हुआ, नान मूर्ति ने कहा तुम डबल कस्टम ड्यूटी पे कर दो, एक्स्ट्रा करनी है करो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है ना, बट ब्राइबरी नहीं होने दूंगा, घूसबाजी नहीं होने दूंगा। मतलब एफिशिएंसी, बात पकड़ में आ रहा है। खैर हर कोई इन्फोसिस ऐसा नहीं है, लेकिन जब हर कोई नहीं है तो रेगुलेटरी एक्शंस भी हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर डिफरेंट अथॉरिटीज, अगर हम देखें, सर मैं सारी रट्टा मार रहे नहीं रे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट एजेंसीज हैं जो रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट करवाती हैं। जैसे आपने नाम तो खूब सुना है आरओसी का, RDSFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। आपको पता होगा, चिंता मत करो, नहीं पता है सब बताने वाला हूं, सब सिखाऊंगा, ठीक है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है। सेबी से तो सब लोग जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस को पावर दिए, आपने ध्यान सुना होगा ना, अगर आप लिस्टिंग कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहे, सेबी वो स्टॉक एक्सचेंजेस पावर टू डिलीट योर सिक्योरिटीज, याद होगा, सारे एग्जांपल्स बताएंगे। आरबीआई का तो अभी रिसेंट केस बता रहा हूं, याद होगा, हमने देखा था नंबर ऑफ बैंक्स पे 2019 के आसपास तो जम के आरबीआई ने नॉन कंप्लायंस रिस्पेक्ट ऑफ केवाईसी पेनल्टी इंपोज किया कई सारे बैंक्स पे, और छोटी मोटी पेनल्टी 20 मिलियंस, 10 मिलियंस, 5 मिलियंस, ये तो अमाउंट था। ऑलराइट, सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, लेबर लॉ अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, स्पेशली जब बात करेंगे हम फेमा के अंदर तो हम ईडी की बातें सुनेंगे, सीबीआई अगर क्रिमिनल मैटर है इन दैट केसेस सीबीआई, एंड इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स, सबको डिटेल में आने वाले सेशंस के अंदर समझेंगे। आज का टारगेट होगा हमारा सेक्शन 206 से 209 और 10 तक का, ठीक है।
याद देखिएगा, रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे ना, कोई बर्डन नहीं आता है। जो बच्चा लोग सोचता है ना कि आज ही सारा पढ़ लूं, तुम दिखाओ करके आज सारा पढ़ लो, तुम्हारे पास एक ही सब्जेक्ट है क्या, और भी तो है। हाँ, अगर एक ही है तो पढ़ो सारा एक ही, लेकिन रेगुलर पढ़ो, एक एक डेढ़ घंटे का जो क्लास है उसे रेगुलर देखो, सिलेबस भी होगा, सब्जेक्ट पे कमांड भी आएगा टेस्ट के साथ साथ। कंपनी से कहता है चैप्टर नंबर 14, मेरे साथ बोलो, चैप्टर नंबर 14 2013 कहता है एक्ट का सेक्शन 206-229 डील्स विद प्रोविजन रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोलो मेरे साथ में, सेक्शन 206 याद करो, सेक्शन 206-229 डील्स विद किसके साथ करेगा, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। वापस से बोलो, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। वापस से, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, सेक्शन 206-229। ऑलराइट सर। कंपनी सेक्शन 13 कहता है एम्पावर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से इन वर्ड्स पे ध्यान देना, हाईलाइटेड वर्ड्स पे ध्यान देना, याद करेंगे। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, देखो कंपनी से क्या कह रहा है, कंपनी एक्ट ने एम्पावर्ड्स मतलब आरओसी को पावर दिया है। अब ये चेक करने वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम जब केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एग्जामिन करेंगे क्या आरओसी के पास ये पावर है या नहीं। तो यहां क्या कह रहा है, जी है, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर इंक्वायरी, enter and search the places where the books of are kept। पहली बात ध्यान सुना, सेक्शन 206 में पावर दी, एक्चुअली ये सेक्शन 206 में पावर कर दी है आरओसी को कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। बोलिए मेरे साथ में, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर एंड इंक्वायरी, एंड एंटर इनटू द प्लेस एंड सर्च द प्लेसेस। Further, Act also empower the central government to order investigation into the affairs of the company. Act also mandates the constitution of serious fraud investigation office। जी हाँ, कंपनी एक्ट ये भी मैंडेटरी करता है कि आप बताएं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। वैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो मैंडेटरी है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। And assign the certain offenses to be investigated by SFIU। वो सबका रिलेटेड अलग समझेंगे, कौन कौन से ऑफेंसेस जो सिर्फ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ही हैंडल करेगा। Which has the power to arrest in respect of certain offenses। Oh my God, क्योंकि सीरियस फ्रॉड है, फ्रॉड भाई क्रिमिनल एक्ट कर दिया है, तो ऐसे केसेस में अरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन एक आगे देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे मैटर्स में सिर्फ SFIU करेगा। In the company section 13 and in law for time for the matters, requirement for registration, submission of various event-based forms, annual filing, annual return are basic examples of the regulatory compliances। हम जानते हैं, चाहे वो आपके रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, भैया अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, कोई जैसे सेबी के अंदर है, आप कोई स्कीम कैरी करना चाहते हो, इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। आपने सहारा का केस सुना होगा, सहारा ने क्या करा कि वो बोला कि नहीं हमने पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया, बट कहीं ना कहीं जो स्कीम है ना ये सेबी के रेगुलेशन में नहीं आती। और आपकी आप अगर ध्यान से देखेंगे ऐसी कई सारे केसेस थे। इवन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम पढ़ा है ना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, उम्मीद कर रहा हूं यार एग्जीक्यूटिव पास कर चुके हो तो ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम आपके केस में, उस केस में सेबी ने बहुत सारे केसेस पकड़े थे, तो सेबी ने कहा भाई तुम पब्लिक से पैसा ले रहे हो, वही सेम प्रोस्पेक्ट इश्यू कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो और बुद्धू बना रहे हो, बात पकड़ में आ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो फिर हम पेनल्टी लगाएंगे। कंप्लायंसेस का मतलब क्या है, जैसे अगर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या कोई इवेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, ये कंप्लायंसेस हैं। फेलियर ऑफ सच कंप्लायंस वेदर इंटेंशनल और नॉट। अब ये इंटरेस्टिंग लैंग्वेज आ गया, सर आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये कंप्लायंस करना होगा, इसका फाइलिंग करना होगा। क्या बोलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? अज्यूम करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि अच्छा आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइएगा। हाँ, कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट अगर आपने फुलफिल करी या नहीं करी, इन नंबर ऑफ केसेस एग्जामिन किया गया है, वहां इंटेंशन का होना या नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। इंटेंशनली किया, इंटेंशनली आपने कोई एक्ट परफॉर्म किया, जानबूझ से किसी को धोखा दे रहे हैं, तो हम उसको ट्रीट फिर क्रिमिनल नेचर में भी करते हैं। अब नेचर में क्या करते, नेचर में करेंगे। लेकिन अनइंटेंशनल है, इट डजंट मीन दैट अनइंटेंशनल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेनल्टी से बचा लिया जाएगा। बात पकड़ मारा है। Underline the requirement of the regulatory actions. In short, regulatory actions are a tool to enforce the regulatory compliances। अब कई बार एग्जाम में छोटा सा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन रेयर है। लेकिन है इंटरेस्टिंग लाइन, आपका ध्यान से देखें क्या, regulatory actions are tool to enforce regulatory compliances। यही तो लॉ है। रेगुलेटरी एक्शंस क्या है, टूल्स हैं। क्या टूल्स हैं? ताकि आप रेगुलेटरी कंप्लायंसेस करें। जैसे
कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी एक्शंस में क्या क्या होगा? कॉल फॉर इंफॉर्मेशन भैया बताइएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। अब ये तो सिंपल सा बात है, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी। सर्च एंड सीजर, लिटिगेशंस। अब सर्च एंड सीजर अगर करेंगे और पता लगा गड़बड़ कराए अगर मामला, लिटिगेशंस फाइल हो जाएंगी। अरेस्ट भी हो सकती है, पेनल्टी एंड पनिशमेंट, पेनल्टी एंड पनिशमेंट, पेनल्टी और पनिशमेंट, पनिशमेंट उठा के ले जाएगा जेल तक, डायरेक्टर्स ऑफिसर डिफॉल्ट को जेल तक ले जाएगा। सो इंटरेस्टिंग है, ध्यान समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। क्या क्या? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन आपस में कनेक्टेड है, बट ये डिफरेंट एक्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि इंस्पेक्शन करने के बाद में मैटर इंक्वायरी में भी जाए या इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाए, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन से ही आरओसी या जो भी कंसर्न यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी है या एजेंसीज जो है दे आर सेटिस्फाइड, सो आगे स्टेप नहीं लिया जाएगा। बट इनकी ड्यूटी बनती है कि वो रीजन को रिकॉर्ड करें राइटिंग। लेट्स स्टार्ट विद दिस। Inspection, inquiry, and investigation are three connected but different legal regulatory action. These regulatory actions are start with some information. Of course, सबसे पहले कैसे स्टार्ट होते हैं? Whenever you know what, ROC को कोई इंफॉर्मेशन मिला उसके बेसिस पर, ठीक है, ROC ने खुद ने एग्जामिन किया उसके बेसिस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर करा है उसके बेसिस पर, किसी दूसरी कंसर्न अथॉरिटी ने, जी हाँ, किसी और रेगुलेटरी बॉडी ने आपको कहा है उसके बेसिस पर, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर आए हैं उसके बेसिस पर, तो कोई इंफॉर्मेशन आया है उसके बेसिस पर यहां पर ये स्टेप लिया जाएगा इंस्पेक्शन का। क्लियर हो रहा है? इंस्पेक्शन अगर रिक्वायर्ड है, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशंस। वी कैन अंडरस्टैंड दिस जनरल एग्जांपल फ्रॉम डे टू डे पब्लिक नॉलेज अबाउट द क्रिमिनल लॉज। अब यहां पे देखो एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है ध्यान सुनना, फिर रीड कर लेना, ध्यान सुनना। आप देखिए जैसे पुलिस को लगता है कि कहीं पर कोई है ना कोई एक्टिविटी हो रही है और ये नॉलेज में उसको पुलिस की इंफॉर्मेशन मिली है कि जो एक्टिविटी है वो कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है। क्राइम का मीनिंग ऐसे समझेगा कि एज्यूम कीजिएगा एक बार कि कहीं पर इलीगल प्रैक्टिस हो रही है कि विदाउट लाइसेंसिंग कोई भी गुड्स या है ना ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं विदाउट लाइसेंसिंग, या किसी तरह के ऐसे इलीगल गुड्स हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अभी एक इंफॉर्मेशन पुलिस वाले को मिला, ठीक है, पुलिस वाले ने क्या किया, एक फॉर्मल एफआईआर नोट कर लिया, फॉर्मल बोल रहा हूं, फॉर्मल एफआईआर नोट कर लिया और वो पहुंच गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो इन्वेस्टिगेट करेगा, मैटर को पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, एविडेंसेस कलेक्ट करेगा और अपनी चार्जशीट बनाएगा। आप लोग जानते होंगे चार्जशीट, चार्जशीट का मतलब जो पूरा पुलिस ऑफिसर ने जो उसकी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, वो चार्जशीट प्रिपेयर करके जो कंसर्न जुरिडिक्शन में कोर्ट पड़ता होगा वहां उसकी चार्जशीट की रिपोर्ट फाइल कर देगा। वो रिपोर्ट जहां पर रखेगा, अब जो कोर्ट का फाइल स्टेप क्या होगा, कोर्ट कंसीडर करेगा, कोर्ट को लगता है कि हाँ फैक्ट्स और जो भी एविडेंसेस अवेलेबल एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पर कि इस मैटर में इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आगे कोर्ट ऑर्डर करेगा। अब ये क्या है, एक इंस्पेक्शन हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे, एक इंफॉर्मेशन से। तो आरओसी को भी यही चीज देख रही है। यहाँ आरओसी का एग्जांपल बार बार ले रहे हो क्योंकि हम सेक्शन 206 के अकॉर्डिंग बात करें, कम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, चाहे वो सेबी कर रही होगी, सीसीआई कर रहा होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी करेगा, सब के लिए एक ही सेम कॉन्सेप्ट है कि इंफॉर्मेशन पहले आना या खुद की नॉलेज में आना, तब उस पर एक्शन लेना। सर, पावर अलॉटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जैसे अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, हमारे आरओसी भाई साहब, इंस्पेक्टर, जब हम देखेंगे स्पेशल केसेस में अपॉइंट किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सर्टेन केसेस हम यहाँ पर आरडी भी यूज करेंगे उनको, जैसे आगे देखिए यहाँ पे आरडी आ गया, एंड ट्रिब्यूनल। सर ये टेबल याद करनी है नहीं करनी है, अभी कोई जरूरत नहीं है याद करने का, सबको हम आगे सीखने वाले हैं, आइएगा। आइए, पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन। अब ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है, और अगर सुनो एग्जाम में आए या नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि आपको ना पता होना चाहिए, ठीक है, और आ गया तो आ भी गया भाई ठीक है। आइए देखते हैं पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, सेक्शन 206 से हम यहाँ पे बात समझते हैं। सेक्शन 206 does not specify the circumstances or preconditions। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हल्के में रीड कर लेना, ध्यान सुनना। सेक्शन 206 does not specify circumstances or preconditions which must be satisfied to invoke these provisions। What? सर मतलब आरओसी हो, रीजनल डायरेक्टर्स हो, हाँ, या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या इंस्पेक्टर हो, है ना, इंस्पेक्टर हो,
सेक्शन 206 जो है कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता ही नहीं है कि पहले कोई प्री कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी आरओसी इंस्पेक्शन कर सकता है, तभी आरडी एक्शन ले सकता है। नहीं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन करना है तो उसके लिए आरओसी को, आरडी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंस्पेक्टर को कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस या कोई कंडीशंस पहले सेटिस्फाइड नहीं करनी पड़ेगी। बात पकड़ में आ रहा है कि ऐसे बेसिस पर, ऐसी एविडेंस, अगर आप कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विद एविडेंस है तभी आप एक्शन लोगे, इंस्पेक्शन करोगे। इंस्पेक्शन क्या है, अगर ध्यान समझे, इंस्पेक्शन क्या, ध्यान सुनना वापस, इंस्पेक्शन क्या है, एक रूटीन वर्क है, ये कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है, ये एड हॉक नहीं है। एड हॉक का मतलब सर, एड हॉक का मतलब कि सब अब ऐसा होगा तभी करेंगे, नहीं। इंस्पेक्शन आप समझ रहे हैं ना, इंस्पेक्शन का एक जनरल मीनिंग हम देखें। इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या जनरल, कि रूटीन टास्क होना। आपको मान के चलो, एक ध्यान सुनना, अगर आरओसी 31 मार्च तक का वेट करे कि हाँ ठीक है कंपनी को साल भर हो जाने दो, फाइनेंशियल कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो पकड़ ही लेंगे। क्यों पकड़ लेंगे? क्योंकि एजीएम करते नहीं करती पकड़ लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते नहीं करती पकड़ लेंगे, देख लेंगे, फिर साल भर तो अभी आराम करो। अरे नहीं भाई, इंस्पेक्शन तो रूटीन टास्क है। अब अगर रूटीन टास्क के लिए कोई प्री कंडीशन पहले मैं लगाता चला जाऊं तो क्या यहां पर इफेक्टिवली रेगुलेटरी एक्शंस को एग्जीक्यूट करा पाएंगे? नहीं। बात पकड़ में आ रहा है? आइए देखते हैं। सो कहता है सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग सच इंस्पेक्शन में बी, क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स इंस्पेक्शन के? आओ याद कराऊंगा अभी के अभी। आओ, कहता है डिडक्ट द कंसीलमेंट ऑफ इनकम। पहले तो यहां पर हम लोग कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। पहले ध्यान से, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, ध्यान सुना, कंसीलमेंट ऑफ इनकम। ऑलराइट, अच्छा याद रखना ये ऑल ओवर बोल रहे हैं, ठीक है? ऑल ओवर मतलब अगर हम देखें पर्पस, अगर इंस्पेक्शन का, अब आप बोले कंसीलमेंट ऑफ इनकम की चिंता आरओसी को क्यों है? क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होगा, वो आरओसी को भी बोलेगा भाई इसके रिकॉर्ड से निकलवाओ, हमको चेक करना है। बात पकड़ में आ रहा है? एंड सिक्योर द नॉलेज अबाउट द मिस मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अभी पहले पॉइंट हाईलाइट करवा रहा हूं, फिर पूरा समझाऊंगा, ठीक है? सिक्योर द नॉलेज ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, सिक्योर द नॉलेज about the mismanagement of business. Ascertain the statutory auditor discharge their functions and duties in certifying the true and fair view of company accounts. अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, और कई बार ऐसा होता रहता है, चार पांच केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जहां पे चार्टेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने घपले किए हैं और पकड़ में आए। इवन आईसीएआई ने उनको बैन कर दिया है ऑडिट करने से। किसी का नाम मैं फिर नहीं लूंगा यहाँ पे, भले ही वो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो चुकी है, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और अगर आप अपडेट रहते हैं तो आपने सुना भी होगा, NRK9 के व्हाट्सएप पर मैं अपडेट देता रहता हूं ऐसे। फिर आगे देखने के बाद, अच्छा अभी सिर्फ हाईलाइट करवा रहा हूं, फिर याद करवाता हूं। देखो, ascertain the quantum of profit accrued but not adequately accounted for। अच्छा बेटा, करोड़ों रुपया कमाए हैं, दिखाए लाखों हैं, बात पकड़ में आ रहा है। एंड डिडक्ट द मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, या कीप अ वॉच ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, डिडक्ट द मिसयूज ऑफ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिक खास तौर से फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके लिए हम कह रहे हैं? प्रमोटर है कंपनी का, डायरेक्टर्स लोग हैं, इन पे फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या टाइमली रिड्रेसल, नॉट टाइमली रिड्रेसल, टू एंश्योर टाइमली रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स। 8 पॉइंट्स हैं। पहले में अगर ध्यान से देखें, हम लोग कह रहे हैं कंसीलमेंट ऑफ इनकम। ध्यान सुना, कंसीलमेंट ऑफ इनकम। इंस्पेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डाउट है कि यहाँ पर इनकम को छुपाया जा रहा है, ठीक है? तो अपने आप लॉजिकली सोच के देखो, एग्जाम में भी अगर बैठे हो अचानक से और तुम्हें याद नहीं आ रहा तो सोच के देखना वैसे ही कि इंस्पेक्शन क्यों कर रहा है। क्योंकि भाई कंसीलमेंट ऑफ इनकम या मिसमैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। एक एग्जांपल समझो इस बात का कि कंपनी के अंदर सर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर जो लोग है ना, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर जो है ना, वो अपना रिलेटेड पर्सन को डायरेक्टर बनाते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग ही सारा काम करते हैं। तो हमारे जो कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर है, हमारा होने ना होने का फायदा क्या हुआ? बात पकड़ में आ रहा है? कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूं मिसमैनेजमेंट का, आई होप इससे पहले वाले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, उसको देखने का काम करेगा इंस्पेक्शन, हमें हेल्प करेगा। दूसरा क्या करेगा? टू असरटेन वेदर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एक्ट, कि भैया प्रॉपर्ली वो अपनी ड्यूटी फंक्शंस प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। अब वो किसके लिए देखेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। या इसके अलावा क्या हो सकता है? बोलो मेरे साथ में,
कि क्वांटम ऑफ प्रॉफिट जो एक्रूड किया है उतना आपने प्रेजेंट किया नहीं किया है। बात पकड़ में आया? आगे हो सकता है मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अरे वाह, शेयर होल्डर से पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया। आप क्या विजय माल्या हो? बैंक से पैसा ले लिया है और कहीं और जाके अप्लाई कर रहे हो ना। अगर कर रहे हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया भागना पड़ेगा। अरे मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं पैसा लेके ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, बता रहे हैं, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है। और क्या हो सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना हो, या fiduciary responsibilities फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, या if there is any misuse of fiduciary responsibilities, ये देखने के लिए, या टाइमली जो इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस है वो रेड्रेस हो रहे नहीं हो रहे हैं। अब ये जो इंस्पेक्शन अगर कहूं तो चाहे वो आरओसी के कॉन्टेक्स्ट में बोले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब तुम लॉजिकली अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर जोड़ना चाहो तो देख सकते हो। कंसीलमेंट ऑफ इनकम का चिंता किसको होगा सबसे ज्यादा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो वो क्या किस लिए इंस्पेक्शन करेगा कि कहीं कंसीलमेंट ऑफ इनकम तो नहीं है। पकड़ मारा है। मिसमैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मिसमैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की खास तौर से चिंता किसको लगी रहेगी? आरओसी है, उधर अगर हम ध्यान से देखें सेबी भी चिंता करेगा अगर लिस्टेड कंपनी है। बात पकड़ में आया। अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी ऑर्डर का, स्टैट्यूटरी ऑर्डर की ड्यूटीज ना आरओसी के लिए ज्यादा क्लोज है, मतलब आरओसी इस पे ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है। लिस्टेड तो आपको सेबी भी देगा, और अगर कोई सेक्टर रेगुलेटर है तो वो भी ध्यान देगा। क्लियर? अगर सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान दो, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, देखो पॉइंट्स अपना बनेगा, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, टू डिटेक्ट कंसीलमेंट ऑफ इनकम। दूसरा बोल के देखो, अपना पाएगा माइंड में, टू सिक्योर द नॉलेज अबाउट द मिसमैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अभी पूरा लाइन भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, पहले एक बार कीवर्ड्स बोलो, ठीक है। और तीसरा क्या बोला हम लोग? टू असरटेन वेदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ while he certifying the accounts of the company, all right। तो ये भी बात पकड़ में आया। चौथा क्या है? to ascertain the quantum of profit accrued but not adequately क्या हुआ है? accounted for, ये present नहीं किया गया है उसको, all right। to deduct misapplication of fund, बोलो मेरे साथ में, deduct misapplication of fund, performance of the company, to watch the performance of the company, या deduct what? misuse of fiduciary responsibility, misuse of fiduciary responsibility, या last one to ensure that a timely redress the grievances of the investors, all right। अब देखो, inspection is intended to be routine, not an ad hoc or special affair। ad hoc क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना, नहीं, it's a routine task। However, if sufficient evidence suggests that the company affairs are being mismanaged and or managed in fraudulent way, then the inspection can lead to an order for investigation into the affairs of the company। बात पकड़ में आ रहा है। पहला स्टेप क्या है? इंस्पेक्शन में कॉल किया, इन्फॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को देखा, और डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने के बाद लगा नहीं, यहाँ तो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, या कंपनी के अफेयर्स जो है वो मिसमैनेज है। ऐसे केसेस में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? अब एक तरीके का डीप पोस्टमार्टम में, बॉडी पोस्टमार्टम नहीं कह रहा हूं, पोस्टमार्टम मतलब कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में जाके हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। In these paragraphs, we will discuss the inspection, inquiry, investigation in the context of corporate laws. Corporate laws. अब अगर ध्यान से देखो ना, corporate laws की बात में बता रहा था, तो यही कह रहा था, इन अथॉरिटीज की तुम ध्यान से शक्ल देखो। जब आरओसी का, आरडी का बात करते हैं तो जनरली किस केस में आ रहे होते हैं? हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर, सेबी के अंदर, ऑफकोर्स सेबी एक्ट की बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी उसके अंदर ही कवर कर रहे हैं, आरबीआई ऑफकोर्स आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दोनों की बात करेंगे, सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट की बात करेंगे, लेबर लॉज, डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर लॉ सारे कवर होंगे, इनकम टैक्स, ऑफकोर्स इनकम टैक्स अथॉरिटी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करेंगे, ईडी की बात करेंगे। मतलब सर कहना क्या चाह रहा हूं, सारे क्या ही है? कॉर्पोरेट लॉज। तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ समझने के लिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सेक्शन 206 में सेक्शन 1 और 2 की बात करता है, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले इजी स्टेप है, मतलब आरओसी बहुत ही रिलैक्स हो गए, बड़े ही प्यार से आपसे कह रहा है ये मुझे इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो हो सकती है बुक ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं, पेपर्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आप मुझे दे दीजिएगा, या आपसे आरओसी यहां पर बड़ी प्रेम से पूछ रहा है कि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। अच्छा, इसके लिए क्या होगा? क्या फोन करेगा आरओसी? ऑफ कोर्स नॉट, लॉजिकल बात है, इन राइटिंग वर्क होता है सारा, तो आपको नोटिस इश्यू किया जाएगा, आपको मतलब कंपनी को नोटिस इश्यू किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, रजिस्टर्ड बाय रिटन नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 1 एंड of section 206 may require a company to furnishing a writing information or explanation or produce documents। assume करके देखते हैं, एक बात समझना,
आरओसी की नॉलेज में इंफॉर्मेशन आई कि कहीं ना कहीं कंपनी ए लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो एनुअल रिटर्न था उसमें उसे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में वो सेटिस्फाइड नहीं है। मे भी वो हो सकता है कि वो देख रहा है कि जहां कंपनी के डेप्रिसिएशन मेथड्स को अप्लाई किया जा रहा है वो कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं फिक्सटिशियस एसेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसको लग रहा है। ठीक है, उसने जो अपनी कैलकुलेशन करके देखी, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन ही थी या नोट्स नहीं अवेलेबल थे। अब आरओसी ने इस बेसिस के ऊपर कंपनी को एक नोटिस भेजा इन राइटिंग कि हमें ना इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिएगा, या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होगा वो हमको सेंड कर दीजिएगा। तो दो बातें हो सकती हैं, फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन राइटिंग, या कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसके लिए प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। ठीक है सर, विद इन अ गिवन रीजनेबल टाइम स्पेसिफाइड। नोटिस में टाइम भी लिखा जाता है, आप समझिएगा। नोटिस का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि भेज दिया और बात खत्म हो गया। नोटिस में टाइम मेंशन करेगा कि ड्यू डेट, फॉर एग्जांपल लास्ट डेट अप टू या विद इन 30 डेज आफ्टर रिसीविंग दिस नोटिस, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपको उनको सबमिट करना है। रजिस्ट्रार में आस्क सच इंफॉर्मेशन आफ्टर फ्रेमिंग हिज ओपिनियन। अब क्या करेगा, ध्यान समझेगा। रजिस्ट्रार को जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वो किसके ऊपर करेगा, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपना ओपिनियन ड्रॉ करेगा। ऑन स्क्रूटनी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी और एनी इंफॉर्मेशन रिसीव बाय हिम। बात पकड़ में आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से या कहीं और से उसे मिला है, या जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं कंपनी ने आरओसी को, वो उसको स्क्रूटनी करेगा। अब जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर एनुअल रिटर्न के अंदर हमने कंसीडर किया कि हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर कहीं ना कहीं रिटर्न के कोई पर्टिकुलर क्लॉज पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, या इवन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ था, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेके, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसको देखकर आरओसी को लगा, उसने आपसे डिमांड किया कॉल, आपने इंफॉर्मेशन दिया, डॉक्यूमेंट उसको स्क्रूटनी किया, इंफॉर्मेशन को एग्जामिन किया। अब वो उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन ड्रॉ करेगा। ध्यान सुनना, ओपिनियन ड्रॉ करेगा आरओसी, और आपको फिर से एक नोटिस आएगा। मैं आपको नोटिस ही भिजवा रहा हूं, भगवान ना करे आपको नोटिस आए, लेकिन बता रहा हूं, ठीक है, कंपनी को नोटिस आएगा। रजिस्ट्रार शैल फ्रेम इट्स ओपिनियन, रिकॉर्ड इट व्हाइल इशूइंग अ नोटिस। इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, समझना। रजिस्ट्रार शैल फ्रेम इट्स ओपिनियन। मेरे को डाउट है, मतलब मेरा फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, डाउट है, एडवर्स ओपिनियन है, तो वो ड्रॉ करेंगे। हिज ओपिनियन शैल बी रीजन ओपिनियन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपिनियन कैजुअल नहीं होना चाहिए कि आरओसी को मन नहीं लग रहा था इसलिए आरओसी ने इशू कर दिया नोटिस। ऑफ कोर्स नॉट। रीजन ओपिनियन का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं इस बात को जस्टिफाई करता हो, क्योंकि रेगुलेटरी एक्शन में जब इनको पावर दी जा रही है, किनको, एग्जीक्यूटिव बॉडीज को ना, एजेंसीज को पावर दी जा रही है, तो हमें ये भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि यही रेगुलेटर्स या ये एग्जीक्यूटिव्स अपनी पावर को मिसयूज भी करते हैं। आपने शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा होगा, वहां पर इस बारे में समझाया जाता है कि जो इनको पावर दी गई है, इस पावर को मिसयूज ना करें, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी रखा गया है थ्रू द लॉस। क्लियर? सो सर, मतलब इसलिए जरूरी है कि आरओसी रीजन ओपिनियन नोटिस करेगा कि मैं फर्दर जो इंफॉर्मेशन कॉल करी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरा ये स्ट्रॉन्ग रीजन है। स्ट्रॉन्ग रीजन का मेरा का मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ। रीजन ओपिनियन फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिसीव बाय हिम। तो ये जरूरी है उनके लिए कि वो रीजन ड्रॉ करें। द नोटिस इशूड बाय द रजिस्ट्रार एंड द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सबमिटेड बाय कंपनी शैल बी इन राइटिंग। तो दो बातें हमने समझ ली यहाँ पे इंपॉर्टेंट। पहला, कोई प्री कंडीशंस नहीं है कि कोई प्री कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी आरओसी राइटिंग में नोटिस इशू करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब वो नोटिस इशू करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन उनको रिसीव होगी, उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद या डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी करने के बाद में वो अपना रीजन ओपिनियन ड्रॉ करेंगे, वो मैंडेटरी है। ऑलराइट सर। फिर कंपनी को रिप्लाई करना है, ऑफ कोर्स मत करो, आगे बताते हैं। कंपनी रिप्लाई अगर नहीं करता है तो ड्यूटी ऑफ कंपनी टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन रिसीव ऑफ नोटिस इशू बाय द रजिस्ट्रार इन सेक्शन 1 इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान सुनना। सब सेक्शन 1 के आगे जो उसने लैंग्वेज में बोला, क्या कहा, ड्यूटी ऑफ कंपनी, सिर्फ कंपनी का भी नहीं है ड्यूटी, ऑफिसर्स का भी ड्यूटी है साथ के साथ। अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन तो कंपनी भी और ऑफिसर्स भी लायबल होंगे। क्लियर एकदम?
furnish information explanation best to their knowledge and of course power and produce the document within a specified time। ठीक है सर। अब छोटा सा क्वेश्चन ये बन जाता है, देखो यहाँ पर कई बार एग्जाम में परेशान करने के लिए आता है, छोटा सा सब क्वेश्चंस कहते हैं ना, सब क्वेश्चंस के केस में, तो इसे मैं कहूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ध्यान सुनना बस एक बार, अभी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, सुनना। पास एम्प्लॉयज टू फर्निश इंफॉर्मेशन, पास एम्प्लॉयज टू फर्निश इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स एक बार मान के चलते हैं मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए जो एक ए लिमिटेड कंपनी में जॉब करा करते थे, है ना, संबोधित कीजिएगा, सीईओ थे वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर वहां सीईओ की पोस्ट पे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ इंफॉर्मेशन आरओसी को मिला, आरओसी ने ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपनी को नोटिस इशू किया, और वो जो घपलाबाजी का उनको डाउट लग रहा है ना, वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के आसपास का था। उस टाइम पे मिस्टर ए सीईओ थे उस कंपनी के। अब ध्यान सुनना, जो मिस्टर ए हैं आरओसी उनसे भी, जी हाँ, उनको भी नोटिस भेज के उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अब यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्टर ए जो है वो पास्ट एम्प्लॉय थे, तो जहां पर मिस्टर ए की सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो इंफॉर्मेशन उनको नॉलेज में है 17-18 के दौर की, जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के टाइम की, वो सिर्फ उसी की ही इंफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब अज्यूम करते हैं मिस्टर बी करंटली सीईओ है कंपनी के, करंट सीईओ है, तो जो प्रेजेंट सीईओ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे? यहां पर वो प्रेजेंट सीईओ है तो वो उनके पास में नॉलेज के साथ साथ पावर भी है उस इंफॉर्मेशन को रखने की। अब पावर का मतलब क्या कह रहा हूं, क्योंकि सीईओ की पावर के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन उनसे कॉल की जा रही है जो प्रेजेंट सीईओ है, तो वो भाई साहब ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था। अरे तुम सीईओ कंपनी के और तुम्हारी पावर में काम आता है, तो तुम जो भी इंफॉर्मेशन करोगे हमको प्रोवाइड करोगे, आरओसी क्या कहेगा, आरओसी कहेगा अगर जो भी इंफॉर्मेशन तुम मुझे प्रोवाइड करोगे आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस, कि ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए और तुम्हें बताना होगा, इंश्योर करना होगा, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ द नॉलेज थी। अब मान के चलो सीईओ के टास्क में पावर में वो ट्रांजेक्शन आता है और सीईओ बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, तो ये मुझे नहीं पता चलेगा। यहाँ पर क्लियर हो रहा है? तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जो पास्ट एम्प्लॉय है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन जो उसके पास थी सिर्फ उसको देने के लिए लायबल है, वही सिर्फ बताएगा, उसको कोई बाउंड नहीं है कि वो एक्सरसाइज करे ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि वो उसका प्रेजेंट सीईओ नहीं है। प्रेजेंट सीईओ बाउंड है इस बात के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो ऑफ कोर्स उसकी पावर में आती है, तो उसको साथ साथ में ये भी बात ध्यान रखनी है कि वो प्रॉपर्ली ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करे, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। आओ अब पढ़ के देखते हैं एक बार से। Where such information explanation relates to any past period, registrar through a notice in writing may require the officer who were employees during that past period to visit such information or explanation to the best of their knowledge. Provision of section subsection 2 कहता है has relaxed the provision for past officers. They are required to furnish information to the best of their knowledge. In case of a present officer, they are required to furnish information to the best of their knowledge and power. Present officer need to do due diligence before furnishing any information. ऐसे नहीं उठा के भेज देनी इंफॉर्मेशन, भैया प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। किसके लिए? प्रेजेंट ऑफिसर के लिए। प्रेजेंट ऑफिसर है भैया, प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करिएगा। ऑलराइट सर, अब देखो आगे हैं inspection and section under subsection 3, subsection 5 and subsection 6 of section 206 अलग अलग तरह से यहाँ पे देखो रेफर कर रहा है वो। 3 circumstances where inspection may be ordered, रजिस्ट्रार के थ्रू भी हो सकती है, रीजनल डायरेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 3 में जब बात करेंगे तो रजिस्ट्रार, सबसेक्शन 5 के अंदर तो रीजनल डायरेक्टर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर डेलीगेट किया हुआ है आरडी को, एंड ऑफ कोर्स इन स्पेशल ऑर्डर बाय द स्पेशल और जनरल ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे सीएस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू भी करा सकती है, इंस्पेक्टर के थ्रू भी करा सकती है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीन हमने भी आगे अभी समझेंगे, ठीक है? ऑलराइट सर। इंस्पेक्शन ऑर्डर बाय द रजिस्ट्रार, सबसे पहला स्टेप क्या है? इंस्पेक्शन ऑर्डर बाय द रजिस्ट्रार। आइए देखते हैं। सेक्शन 3 कहता है इंस्पेक्शन मे बी ऑर्डर बाय द रजिस्ट्रार वेयर इफ नो इंफॉर्मेशन, ध्यान सुनना यहाँ पे सबसेक्शन 3 आ गया है। सबसेक्शन 1 में नोटिस भेजा था, इंफॉर्मेशन मांगा था, लेकिन कंपनी और कंपनी के ऑफिसर क्या निकले? नालायक निकले सर। मतलब भाई इंफॉर्मेशन मांगा, तुमने आरओसी को नाराज कर दिया। कैसे? इफ नो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन टाइम स्पेसिफाइड,
पहली बात अगर है जो टाइम स्पेसिफाइड था उसमें तुमने इंफॉर्मेशन दिया, या ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज इनएडिक्वेट। थर्ड, on scrutiny of documents unsatisfactory state of affairs exists and does not disclose a full and affairs statement of the information required। 3 से कम चांसेस हैं इंस्पेक्शन छोड़ेंगे नहीं, और इंस्पेक्शन ऑर्डर होने वाला है। आरओसी क्यों ऑर्डर कर रहा है, और याद रखना जब भी ऑर्डर कर रहा है तो उसको रीजन इन राइटिंग लिखना है अपने नोटिस के अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ क्या होने वाला है। 3 ऐसे से कम चांसेस हो सकते हैं। आरओसी को या तो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला, आरओसी ने पहले राइटिंग में नोटिस भेजा, कंपनी ने, कंपनी के ऑफिसर्स ने, कंपनी के ऑफिसर्स ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं किया विद इन टाइम स्पेसिफाइड ऑलरेडी। सो नो इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड टू द आरओसी विद इन टाइम स्पेसिफाइड। पहले बात याद हुआ। या ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बोलो ना, ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन जो भी उसने देखा, एग्जामिन किया, उसको क्या लग रहा है, क्या इंफॉर्मेशन कैसी इनएडिक्वेट। ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन आरओसी को क्या पता लग रहा है, द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इज एब्सोल्युटली इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब जैसे मान लीजिएगा, अभी मैंने कहा, अभी हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिएगा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था जिसमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर का डिस्क्लोजर उसे सफिशिएंट डिस्क्लोजर नहीं लग रहा है, वो सस्पिशियस लग रहा है, और उससे जो मांगा उसमें वापस से हमने सेम डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर दी जो पहले से ऑलरेडी आरओसी के पास थी। आरओसी कह रहा है फिर से इनएडिक्वेट है भाई, बात पकड़ मारा है। थर्ड, या स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लग रहा है उसको क्या, कि वो क्या है, अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब ये स्पेसिफिकली हमें इन शॉर्ट कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रहा है माइंड में कि ये सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब क्या होगा, रजिस्ट्रार में बाय अनदर रिटन नोटिस कॉल ऑन द कंपनी टू प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन और सच फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स, पेपर, एक्सप्लेनेशन एज ही मे रिक्वायर एट सच प्लेस और सच कम्स टाइम स्पेसिफाइड है। वो लिख देगा कि भाई इस डेट पर, इस प्लेस पर आपको ये सब कुछ हमें प्रोवाइड करना है। In this written notice, registrar shall record his reason in writing for issuing the notice for inspection। मैं खूब बार बोल रहा हूँ, बार बार याद रखना, reason in writing लिखना जरूरी है। अगर नहीं करा तो डिफॉल्ट माना जाएगा, आरओसी का एक्शन डिफॉल्ट मान जाएगा, तो वो एक्शन वैलिड नहीं है। मैंडेटरी है, रीजन लिखना मैंडेटरी है। पकड़ में आ रहा है बात। आइए, इंस्पेक्शन ऑर्डर बाय द आरडी, ऑफ कोर्स वो सेम एस्पेक्ट आ जाएगा। फिर इंस्पेक्शन ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Central government may, on satisfaction circumstances, so warrants, direct the inspection of books, paper of the company or inspection by the inspector appointed for this purpose। Of course, वो सेम चीज चलेंगी यहाँ पे भी। फर्क यहाँ पे जो आएगा, अभी मैं तुमको अलग अलग मैटर्स बताऊंगा, आप समझना। यहाँ पर जो पावर सेक्शन 206 जो है वो आरओसी को भी, आरडी को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर करता है, ठीक है। तो एक मैं बता दूं, यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई मैटर कहीं लग रहा है, डाउटफुल है, तो आरडी मुंह पे उंगली लगा बैठा रहेगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, क्यों भैया मेरे पास पावर नहीं है, तो आरओसी के पास है, आरओसी तू बोल। ऑफ कोर्स नॉट। सेक्शन 206 में पावर क्या बताई गई है, आरडी भी एक्शन ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है, आरओसी भी ले सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, दिस सबसेक्शन गिव्स वाइड पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सच इंस्पेक्शन मे बी कैरिड आउट बाय स्टैट्यूटरी Any statutory authority including SFIO, ICSI, oh my God sir, ICSI भी कर सकता है, of course। ICSI किसके केस में करेगा, अगर लगता है कि मेंबर्स, कौन से मेंबर्स जो प्रैक्टिसिंग हैं या कंपनी सेक्रेटरीज प्रैक्टिसिंग नहीं है, मतलब of course आप लोग जानते होंगे ना, FCS है या ACS है, हाँ, ऐसा लोग भी अगर कोई, ये लोग अपनी सर्विसेज ढंग से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, हाँ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो फिर ICSI भी इंस्पेक्शन कर सकता है। ICAI, SEBI, IRDA, CCI, ट्राई समझते हैं ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्शन अथॉरिटी एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है, ध्यान सुनना, कि हमारा ICSI जो है वो इनकम टैक्स के केस में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी XYZ कंपनी की, वो मेंबर के पीछे पड़ेगा, क्योंकि मेंबर अपने प्रोफेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उसका ड्यूटी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंक्वायरी। रजिस्ट्रार मे इनिशिएट इंक्वायरी अंडर सेक्शन 4 सेक्शन 206 if the registrar is satisfied that the business of the company is being carried out। अब क्या कुछ बातें हैं, देखो, जैसे जनरली कॉमन बात है ये कि फ्रॉडुलेंट हो रहा है, बिजनेस कैसे कैरी किया जा रहा है, फ्रॉडुलेंट है, या अनलॉफुल पर्पस के लिए किया जा रहा है। फ्रॉडुलेंट पर्पस, अनलॉफुल पर्पस, याद करो ना, फ्रॉडुलेंट पर्पस, अनलॉफुल पर्पस, नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ और इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड। देखो एक बार यहां पर आओ, इंक्वायरी कब किया जाएगा, जब पहले इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद में
आरओसी को लगा, इंस्पेक्शन करा, इंस्पेक्शन में क्या क्या होगा, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन को एग्जामिन किया होगा, डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी किया होगा, और उसके बाद उसको पता लगता है तो वो रीजन इन राइटिंग नोटिस भेजेगा, और फर्दर स्टेप क्या होगा, इंक्वायरी। अब इंक्वायरी का केस में क्या है, उसने बोला 4 ऐसे ग्राउंड्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं, अगर कहीं पे बिजनेस जो है कंपनी का फ्रॉडुलेंट पर्पस से कैरी किया जा रहा है, फ्रॉडुलेंट मतलब डिफ्रॉड करने की तैयारी कर रहे हो क्रेडिटर को, या चीट करने की तैयारी कर रहे हो शेयर होल्डर्स को, या पब्लिक को भी तुम अगर ऐसा कुछ बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो तब, तो कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस है। अनलॉफुल पर्पस, अरे भाई परमिटेड तो हो ही नहीं तुम, और क्या कह रहे हो, एग्जाम्पल समझना। एक मान लीजिएगा कि एक कंपनी को ना, कंपनी में एक 5 शेयर होल्डर हैं, जिसमें से एक शेयर होल्डर को कोई पर्टिकुलर बिजनेस करने का लाइसेंस मिला होता है इंडिविजुअली, सोल प्रोप्राइटरशिप के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब वो भाई साहब, उसको कंपनी को लाइसेंस नहीं है और वो कंपनी के फॉर्म में बिजनेस कैरी कर रहे हैं, जबकि लाइसेंस जो ग्रांट होना चाहिए वो किसके नाम से होना चाहिए, कंपनी के नाम से। अब ऐसा केस में आप बिजनेस कैरी कर रहे हो, भैया ये क्या कर रहे हो, अनलॉफुल कर रहे हो, क्योंकि नाम आपके है और काम कंपनी के नाम से करवा रहे हो। बोला अच्छा अलाउड है, बोला नहीं अनलॉफुल है। तो आरओसी की नॉलेज में आया क्या फ्रॉडुलेंट पर्पस से हो रहा है बिजनेस, या अनलॉफुल बिजनेस हो रहा है, या नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट है, या फिर लास्ट वन क्या होगा, इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस रिड्रेस नहीं करते हो, पैसा ले लेते हो बेचारों से और उनका रिड्रेस नहीं करते हो ग्रीवेंसेस, ऑलराइट। सो ऐसे केसेस में इंक्वायरी and then registrar shall satisfy itself before order of such inquiry। अब ये बात देखो ध्यान सुनना, आरओसी नहीं कि भाग के चला गया अभी करता इंक्वायरी, वो कहेगा 3-4 बातें मैं देख लूं अच्छे से, क्या इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद हिम, इंफॉर्मेशन फर्दर्ड टू हिम और ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड टू हिम बाय एनी पर्सन। तो इंक्वायरी करने से पहले जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसे याद रखना, फिर समझना, इंक्वायरी करने के लिए जरूरी है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन हो उस बात की रिक्वायरमेंट जनरेट करती हो कि इंक्वायरी होनी चाहिए। Information furnished to him or and representative made to him by any person. The order shall be made by registrar to carry out such inquiry as he deemed fit after giving the company a reasonable opportunity of being heard. Of course, natural justice क्या कहता है, इंक्वायरी कर दूं, नहीं, आरओसी फिर नोटिस भेजेगा, बात समझ लेना। आरओसी नोटिस भेजकर आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा, मतलब पूछेगा उसमें कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, इसका हम जवाब दीजिएगा, आपके खिलाफ पेनल्टीज क्यों ना लगाए जाएं, ये जनरली प्रोसीजर होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड का मतलब है कि आप हमें अभी भी बता सकते हैं, बताएं कि आपके खिलाफ इंक्वायरी क्यों ना की जाए। ऑलराइट सर, registrar shall order inquiry after informing the company of the allegations made against it by the written order। ये ऑर्डर में लिखा होता है कि आपको अंडर XYZ जो भी सेक्शंस है, अब इनकी अकॉर्डिंग है ना, आपके खिलाफ ये इंक्वायरी की जा रही है, आपको इसमें डिफॉल्ट ही माना गया है। अब आप हमें बताएं कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लेते हैं। सर ऐसे केस में क्या करते हैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके सेक्शंस में आरओसी ने आप पे एलिगेशंस लगाए हैं कि इन सेक्शंस का अपने डिफॉल्ट क्या है, उन्हीं सेक्शंस की कंप्लायंसेस करके आपको रिटर्न में उनको रिप्लाई करना पड़ता है। इंडिया में दोनों प्रैक्टिस होती हैं, फेयर भी अनफेयर भी है। कुछ लोग क्या देखेगा, डॉक्यूमेंटेशन करके प्रॉपर कंप्लायंसेस करके ऑफ कोर्स उस बात को बता देते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट साथ में कुछ पैसा लगा के भी बता देते हैं। सो मैं यहाँ पर दूसरा वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ, हमारे एग्जाम में लिख के भी नहीं आना है, हमें भूल के भी नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल सिनेरियो बोला है जो कुछ जगह देखा जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको ना कंप्लायंसेस करने होंगे, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जो भी आपको बताएगा कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगा के अंडर दिस सेक्शन, जैसे मैंने कहा मान लीजिएगा कोई भी मिस स्टेटमेंट है एनुअल रिटर्न के अंदर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, या कोई पर्टिकुलर जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर है, या कोई नॉन डिस्क्लोजर्स को लेकर है, तो उसकी आपको इंफॉर्मेशन देनी है, उसके आपको डिस्क्लोजर्स देना है। कैसे देंगे आप, थ्रू योर एविडेंस। एविडेंसेस क्या बनेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके एविडेंस बनेंगे। पकड़ में आ रहा है ना। In this order, registrar will call on the company in writing any information explanation in this regard. All right. For the central government may, on satisfaction, the circumstance to warrant direct the registrar to inspector for the purpose of carry out the inquiry. Of course, even central government directly भी बोल सकता है किसको, आरओसी को या फिर इंस्पेक्टर को, कि इंक्वायरी कंडक्ट कीजिएगा। Now, where the business of a company has been or is being carried out for fraudulent or unlawful purpose, every officer of the company who is in default shall be liable to penalty of section 447। इसलिए रेड में क्या खतरनाक सेक्शन है 447, जिंदगी तबाह कर देता है कंपनी की भी, ऑफिसर्स की भी, और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स की भी जिंदगी तबाह कर देता है अगर डिफॉल्ट पाया गया अंदर सेक्शन 447। सर क्या है ये, जानते हो नहीं जानते हो, डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी राइज हो जाएगी।
मीनिंग ऑफ फ्रॉड ही लो जी, आएगा थोड़ा बहुत तो कहने आएगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन समझेंगे आप, मीनिंग ऑफ फ्रॉड, ठीक है। सेक्शन 447 हैज डिफाइंड अ फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट टू इंक्लूड, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली 447 किसकी बात कर रहा है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के केसेस में। तो किसके अफेयर्स की बात कर रहा है, अफेयर्स ऑफ कंपनी, ध्यान सुनिएगा, अफेयर्स ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू इंक्लूड। अब ध्यान सुनना, याद करना, इसलिए कलरफुल इसलिए नहीं बनाया है कि यहाँ पे कोई रंगोली कार्यक्रम है, कलरफुल इसलिए बनाया ताकि आपका ना ब्रेन यू नो व्हाट हिप्नोटाइज नहीं हो, आप अटेंशन आपकी बनी रहे। लेकिन यहाँ पे कलरफुल क्या है, ताकि आप याद भी कर सके। देखना कहता है एनी एक्ट, रेड में याद करना, एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट और अब्यूज ऑफ पोजीशन। एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट और abuse of position, ठीक है, committed by any person, any other person with the connivance in any manner, connected by any person or any other person with connivance समझते हैं ना, किसी के साथ मिली भगत करके। जैसे एग्जांपल समझो, कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है सर, और कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी फॉर्ड सिग्नेचर करके कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है, और ये नॉलेज में तो है किसके, होल टाइम डायरेक्टर के, बट वो पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में, पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा, लेकिन वो उसके नॉलेज में है, लेकिन कह रहा भैया मैं देखो विश्वास करता हूं धर्म में, मैं इन कामों में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मुझे दूर रखो, मैं नहीं करूंगा, तुम्हें करना है तुम करो, ऐसे करके छोड़ दें। बोले पागल हो गया। ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, आपकी ड्यूटी थी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो आपको रोकना था, नहीं रोक सकते थे तो आपको इन्फॉर्म करना था कंसर्न रेगुलेटर्स को, बट अगर आपने नहीं किया तो आप भी लायबल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं डायरेक्टली, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी का डायरेक्टर मान लीजिएगा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट उसकी नॉलेज में है कि जो कंपनी का जो बोर्ड है वो गड़बड़ कर रहा है, तो इसे कनाइवेंस ही माना जाएगा। बात समझना इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पहले हम क्या सीखेंगे, जब हम बोल रहे हैं 447 का मतलब यहाँ पे फ्रॉड की बात कर रहे हैं, फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। क्या कह रहा है, एनी एक्ट, बोल के याद करो, डेफिनेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ एक आप अपना मर्जी से नहीं लिख सकते हो, ध्यान से समझो। एनी एक्ट, बोलो एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट, अब्यूज ऑफ पोजीशन, कमिटेड बाय एनी पर्सन, कमिटेड बाय, कोई भी एक्ट कमिटेड हो रहा है, कोई ओमिशन है, कंसीलमेंट है, अब्यूज ऑफ पोजीशन, कमिटेड बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विद कनाइवेंस इन एनी मैनर विद इंटेंट टू डिसीव। अब ग्रीन वाले पे ध्यान देना, क्या पर्पस क्या है, धोखा देना, विद इंटेंट टू डिसीव, टू गेन अनड्यू एडवांटेज, टू इंटेंट टू डिसीव, या कोई भी आपको एडवांटेज को गेन आपको प्राप्त हो जाए, किसी तरीके से प्राप्तियां हो जाए। कैसे, कंपनी की प्रॉपर्टी का मिसयूज किया जा रहा है, वो प्रॉपर्टी आपसे बिलोंग करती है, बोले नहीं, किससे बिलोंग करती है, कंपनी की, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए आप कोई काम कर रहे हो, बात पकड़ मारा है। और टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर और क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन, या अज्यूम, एक और नाम समझो, अब प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने, वो प्रॉफिट किसका है शुरू में, कंपनी का और उसके शेयर होल्डर्स का, और क्या कर रहे हो, वो प्रॉफिट जो है किसका होना चाहिए, कंपनी का, शेयर होल्डर का। डायरेक्टर लोग उस प्रॉफिट को अपने हाथ में ले रहे हैं, मतलब अपना पैसा भरने में लग रहे हैं, उससे किसका लॉस हो रहा है, जिनका एंटाइटलमेंट था। देखो समझो एक बात, यहां से एक्चुअली प्योर लॉ की थ्योरी स्टार्ट हो रही है, इसलिए अपनी बुद्धि को ना प्रगाढ़ लेवल पे लेके जाइएगा, फिर ध्यान समझिएगा, मजा नहीं आएगा आप ऐसे सुस्तों के बैठे होंगे तो। उठो यार, जान लगाओ, देखो समझो आप इस क्या कह रहे हैं, फ्रॉड क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने कर रहे हैं, कंपनी या कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में। 3-4 बातें कहता है, कोई भी एक्ट है, एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, बोलो एनी एक्ट, ओमिशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, या अब्यूज ऑफ पोजीशन, कौन कर रहा है भाई, कमिटेड बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विद कनाइवेंस, अभी कंपनी के केस में कह रहे हैं, ठीक है, कनाइवेंस, वो क्या कर रहा है, विद इंटेंट टू डिसीव, धोखा देने के लिए, टू गेन एनी एडवांटेज, या फिर किसी को नुकसान कर रहा है, टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी का, शेयर होल्डर का, क्रेडिटर का, और एनी अदर पर्सन में जनरली हम उन लोगों को देखते हैं जो, जैसे अज्यूम करो किसी भाई का आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया और प्रोस्पेक्टस में वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेस पे आपने फंड जनरेट करने की बात कर रहे हो, लोगों से पैसा ले लिया और वो बेचारा ना मेंबर है घर का ना घाट का, तो उसका भी तो आपने धोखा किया। कैसे, फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन देके इन प्रोस्पेक्टस। Whether or not there is any wrongful gain or wrongful loss, this is very very important। कहता है चाहे आपको wrongful gain हुआ या नहीं हुआ, assume करो एक बार के लिए कि वो wrongful act परफॉर्म किया,
हाँ, लेकिन उससे कोई उनको बेनिफिट नहीं हो पाया। हाँ, बात समझना, कोई बेनिफिट नहीं हो पाया, कंपनी की प्रॉपर्टीज का मिसयूज किया गया, लेकिन उससे उन्हें कोई गेन नहीं हुआ। बात पकड़ना। तो यहां पर कोई भी पर्सन जो ऑफिसर है कंपनी का या डायरेक्टर है, वो ये नहीं बोलेगा कि ठीक है मैंने मान लिया कि मैंने एक्ट किया था, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ प्राप्ति भी तो नहीं हुई, तो किस बात का मेरे ऊपर लायबिलिटी बना रहे हो। बोले नहीं, आगे सुनो ध्यान से, लैंग्वेज से कहती है कि आपने को रॉन्गफुल गेन हुआ हो या ना हुआ हो, या किसी को रॉन्गफुल लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, भले ही आपने एक्ट किया और उससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फ्रॉड तो किया है। बात पकड़ में आ रहा है? क्लियर एकदम? सो ये डेफिनेशन मेरे बच्चे याद करने आ रहे, ठीक है। रॉन्गफुल गेन का मतलब यहाँ पे क्या है? द गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ अ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल्ड। मतलब प्रॉपर्टी से बेनिफिट वो आदमी ले रहा है जिसका एंटाइटल उस प्रॉपर्टी पे है ही नहीं। कंपनी की प्रॉपर्टी है, मिसयूज आप कर रहे हो। बात पकड़ में आ रहा है? तो एंटाइटलमेंट तो आपकी है नहीं, पर उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले रहे हो। वैसे ही अगर हम लॉस को देखें, रॉन्गफुल लॉस मीन द लॉस बाय रॉन्गफुल अनलॉफुल मीन्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन इज लूजिंग हिज लीगल एंटाइटलमेंट। जैसे शेयर होल्डर ने तो पैसा इन्वेस्ट किया, बात पकड़ में आ रहा है, शेयर होल्डर के राइट्स हैं। अज्यूम करो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, एक शेयर होल्डर है बेचारा, उसको नॉलेज में था नहीं, ये घपलाबाजी करके डायरेक्टर लोग उसका डिविडेंड खा गए। और बता दूं रियल में कई ऐसे केसेस होते हैं, ये सिर्फ मैं इमेजिन करके नहीं बोल रहा हूँ, सारे एग्जांपल्स मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड हैं जो बोल रहा हूँ। सो पता लगा कि वो क्या कर गया, उसका डिविडेंड हजम कर गया, उसका कोई भी बेनिफिट हजम कर गए, और पता लगा कि अब जिस इंसान को जो लॉस क्यों, रॉन्गफुल लॉस क्यों कह रहे हैं, रॉन्गफुल लॉस इसलिए कह रहे हैं, रॉन्गफुल लॉस होता है ठीक है, लेकिन रॉन्गफुल लॉस है मतलब जिस प्रॉपर्टी से मेरी एंटाइटलमेंट थी, इससे मुझे जो गेन होने थे वो मुझे मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्रॉड हुआ। बात पकड़ में आया? ऑलराइट सर। एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन 206 सबसेक्शन 7 कहता है, देखो ध्यान से, इफ कंपनी फेल्स टू फर्निश। अच्छा एक बात सुनना बहुत ध्यान से, एक और वापस बता दूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा ना। लगता है ना कोई डाउट आता है कोई टेक्निकल वर्ड पे भी, आप नाक एंड के व्हाट्सएप पे जहां आप लगातार पूछते हो वहां पूछ सकते हो। ये मैं उनको बार बार बताता हूं हर सेशन में, जो नए नए बीच में स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, नाक एंड के व्हाट्सएप पर आप भेजिए क्वेरी, आपको डेफिनेटली मैं विद इन 24 आवर्स आपको आंसर करूंगा, क्योंकि और भी प्रोफेशनल वर्क होता है, दैट्स व्हाई थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन आंसर 100% होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास स्टाफ से इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको इंटीमेट करूंगा, ठीक है।